नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत के पड़ोस में यहां की मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में खाड़ी में रेल कर वो समीकरण बना दिया है जिससे मिडिल ईस्ट का एक ही खलीफा नजर आ रहा है, जिसे तेहरान कहते हैं। अब आलम यह है कि यह डर सिर्फ अमेरिका को नहीं सता रहा है, यह डर उन देशों को भी सता रहा है जिन्होंने तेल के बदले सुरक्षा की डील अमेरिका से की। अब इन देशों को लग रहा है कि जो देश अमेरिका को रेल सकता है, उनको पीट सकता है, उनको मटिया मेट कर सकता है, उनको घुटनों पर ला सकता है, तो फिर उनकी क्या औकात है। ऐसे में गल्फ देशों में इस वक्त हाहाकार वाली स्थिति है। अमेरिकी सुरक्षा गारंटी खत्म हो चुकी है, अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसलिए मिडिल ईस्ट के देश, खास करके सुन्नी देश, अमेरिका और ईरान के खिलाफ एक नेटो समीकरण तैयार कर रहे हैं, जिसका खाका अभी खींचा जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान के भीषण हमलों ने सऊदी अरब में ऐसी तबाही मचाई कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भरोसा अमेरिका से उठ गया। इस महायुद्ध ने शिया शासित देश ईरान को खाड़ी का नया खलीफा घोषित कर दिया, और इसी खौफ का नतीजा है कि खाड़ी के देश अब अपनी रक्षा के लिए अपना ही गुट बनाने को मजबूर हो गए। यह बात और है कि जिस देश ने अमेरिका जैसे सुपर पावर की परवाह नहीं की, ये छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू गुट की क्या परवाह करेगा, राइट। लेकिन फिर भी कोशिश है कि चलो कुछ तो करके देखें। मक्का में एक ऐसा ही अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को एक नया आकार देने की कोशिश की है। इसका नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक डिफेंस अम्ब्रेला तैयार किया है, जैसे नेटो में होता है। पहले ये अग्रीमेंट देखिए क्या है। इस अग्रीमेंट में नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर सुरक्षा मसौदा है कि तीनों में से किसी भी देश पर हमला होगा तो तीनों पर हमला माना जाएगा, और ये तीनों उस मैदान में, जंगे मैदान में आएंगे। इसके अलावा रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एकीकृत कमांड सेंटर भी बनाएंगे, हथियारों की खरीद और रक्षा अनुसंधान के लिए जॉइंट फंड की भी व्यवस्था करेंगे। अब मक्का एग्रीमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे भी देख लीजिए। पहली बात तो यह कि अमेरिका से भरोसा खत्म हो गया कि अमेरिका अब अपने सरजमी से 12,000 किलोमीटर दूर किसी देश की रक्षा कर सकता है, वो भी 10-12 परमानेंट बेसिस होने के बावजूद। और टेम्परेरी मिला दे तो 18-19 की संख्या में अमेरिकी सैन्य बेस हैं, और 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर तो अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में है ही। पेंटागन खाड़ी की सुरक्षा करने में असमर्थ साबित हुआ है इस पूरे वॉर के दरमियान। अब जब ईरान इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है तो बाकी देशों को, स्पेशली सुन्नी देशों को यह लग रहा है कि कहीं इस पूरे खित्ते में शिया वर्चस्व ना कायम हो जाए और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इतने मजबूत ना हो जाए कि वो मिडिल ईस्ट को ही कंट्रोल करने लगे। तो ईरान पर और क्या हो सकता है। इन लोगों को लग रहा है कि भाई ऑयल की इकोनॉमी भी कंट्रोल करेंगे, जैसे होर्मुज को कंट्रोल कर रहा है आज की तारीख में ईरान और यमन मिलकर। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा हो नहीं पा रही। वर्चस्व की लड़ाई और है पर्शियन गल्फ में। शिया शासित ईरानी एक तरफा की वजह से ये और छटपटा रहे हैं। दशकों पुरानी अमेरिका, ईरान और ईरान पाकिस्तान की दुश्मनी भी है, और ये जो नीति बनाई थी अमेरिका ने कि हम आपकी सुरक्षा के बदले आपका तेल लेंगे, वो फॉर्मूला भी फेल हो गया। सुन्नी ब्लॉक को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। रियाद ने अमेरिकी रिजीम की जगह मुस्लिम ताकतों पर भरोसा एक बार जताया है। लेकिन इस सुन्नी गठबंधन से क्या ईरान को डरना चाहिए?
या इसके पीछे अमेरिका का कोई दिमाग है कि अमेरिका एक और यूनिटी बनाकर ईरान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है, आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, यहां पत्ता तक हिलने वाला नहीं है, वही होगा जो ईरान का है। ईरान का अल्टीमेटम क्या है? ईरान ने पाकिस्तान, टर्की और सऊदी के बीच हुए एग्रीमेंट पर टिप्पणी की है। एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बावजूद सऊदी को कोई नहीं बचा पाएगा। कोई भी कागजी समझौता इस धरती पर सऊदी अरब को सुरक्षा कवच नहीं दे सकता, यह ईरान कह रहा है। सऊदी अरब को लंबे समय तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी। अमेरिका का साथ छोड़ेगा तो गड़गड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इलाके में रहना है तो सुरक्षा की एक ही गारंटी है, ईरान का साथ दो और अमेरिका का साथ छोड़ दो। सऊदी के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि खाड़ी में दशकों पुराना अमेरिकी दबदबा खत्म होता दिख रहा है। दूसरा जो अहम बिंदु है वो अब्राहम एकॉर्ड का है। जो अमेरिका अब्राहम एकॉर्ड के जरिए इजराइल को मुस्लिम देशों की मान्यता दिलाने की कोशिशें कर रहा था, वो कोशिशें भी बर्बाद होती दिख रही है, वो उम्मीद भी धूमिल हो रही है। सऊदी, टर्की, पाकिस्तान आज ईरान के खौफ में एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन क्या ये कागजी दीवार ईरान के मिसाइल बवंडर को रोक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर सऊदी पर अगली बार ईरान ने मिसाइल फायर किया तो एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, तो पाकिस्तान ईरान के खिलाफ मिसाइल दागेगा क्या? और क्या टर्की ईरान के खिलाफ हमला करेगा क्या? खेल क्या चल रहा है? और क्या सब मिलकर ईरान को झुका पाएंगे जब अमेरिका नहीं झुका पाया? अगर इनमें इतनी ताकत होती तो होर्मुज नहीं खुलवा लेते क्या? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। और पूर्णिमा नाथ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत जल्द। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल माथुर, मेरा पहला सवाल है आपसे, इस पैक्ट का वजूद क्या है? ईरान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, मिडिल ईस्ट में बढ़ते ईरानी वर्चस्व के खिलाफ, या अपनी सुरक्षा के लिए? आखिर क्यों? जय हिंद विवेक। देखिए, मैं आपको एक दो बातें, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक दो बातें बता देना चाहता हूं। देखिए, ये पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद दो तीन चीजें बहुत खा रही थी, और उसी के परिणाम स्वरूप तीन चार स्टेटमेंट जो कि कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। असीम मुनीर का फ्लोरिडा में भाषण, जिसमें उसने कहा कि अगला हमला ईस्ट से होगा या मैं पूरी आधी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। दूसरी बात, उनका इस प्रकार डेस्परेटली सऊदी अरब से बातचीत करना, कोई पैक्ट करना, फिर किसी और से, वो एक दो बातें बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से किसी ना किसी की मदद के लिए लालायित है। दूसरा, पाकिस्तान मिलिटरीली भी किसी ना किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो साउथ दक्षिण एशिया में उसकी बिना किसी और दूसरे की मदद से कोई हैसियत वहां पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आप देखिए, कुछ समय पहले नेटो की मीटिंग में तुर्की से अमेरिका का संवाद हुआ था। उसके मोहम्मद बिन सलमान जो है वो लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, और पाकिस्तान से तो उनकी खैर बातचीत होती रहती है। तो ये तीनों के साथ बातचीत लगातार हो रही थी, तो इस बात को मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पैक्ट हमको नजर आ रहा है, इसमें अमेरिका का भी एक हाथ पीछे से कहीं है। दो इश्यूज इसमें क्लियर कट नजर आ रहे हैं विवेक। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बार बार हम इसको इस्लामिक नाटो ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई किसी प्रकार से संभव नहीं है। इस्लामिक देशों में का जो बादशाह आज की तारीख में उभर करके आया है, उसका नाम है ईरान, और ईरान के बगैर कोई भी किसी भी इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं होने वाला है ईरान को। और अगर ये अरेंजमेंट ईरान के खिलाफ है तो वैसे ही नहीं सक्सेसफुल होगा, ये बात भी आप मान लीजिए। ये मुझे लग रहा है एक लाइन। और विवेक, मैं बताना चाहता हूं कि ये पैक्ट क्या है, कि पैक्ट में एक के ऊपर हमला, दूसरे पे हमला मारा जाएगा।
तुर्की नाटो का भी सदस्य है। नाटो का आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि एक के ऊपर हमला दूसरे पे माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए सऊदी पर ईरान हमला करता है तो वो हमला माना जाएगा, तुर्की पे भी हुआ। और जब तुर्की पे माना गया हमला, तो क्या उस हमले को हम नाटो के ऊपर भी हमला मान लेंगे? या ये भी वो चाल है कि इस कनेक्शन के थ्रू नाटो को ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में लड़ने के लिए बुला लिया जाए? तो ये भी मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो जंजाल का बनाया हुआ है, उसकी दो खास वजह हैं। एक तो शायद इसको ईरान के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। भारत को फिलहाल कोई इससे खतरा नहीं है। वैसे भी ये डेटरेंस पैक्ट है, उन्होंने साफ कह दिया ये डिफेंसिव पैक्ट है, कोई हमला हमलो करने के लिए पैक्ट नहीं है। इजराइल के खिलाफ भी ये नहीं है, क्योंकि जब तक अमेरिका है इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल के ऊपर हमला कर दे। तो ये मेरा मानना है कि इसका जो पूरी जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सहायता, कुछ दिमाग अमेरिका का है, और बाकी पाकिस्तान की भीख मांगने की जो उनकी आवश्यकता है वो है। और ईरान ने अभी हमला खुद नहीं किया है सऊदी पे, सिर्फ हूती ने हमला करके सऊदी का बैंड बजा दिया, 100 सैनिक मार दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सऊदी अरब को भी इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि बिना किसी और अरेंजमेंट के, सिर्फ अमेरिका के ऊपर निर्भर होते हुए वो अपनी सुरक्षा को नहीं पूरी तरह से पुख्ता कर सकते हैं। मतलब मतलब सर जी शारदेंदु सर, मतलब तो अमेरिका का पैकअप है ना, फिर सिक्योरिटी ग्राउंड के ऊपर भी इनका भरोसा नहीं है और इनके होते हुए हमला हो रहा है, तो मतलब अमेरिका का पैकअप है ना फिर मिडिल ईस्ट से। देखिए विवेक जी, मेरे को 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इसको एक अलग तरीके से एनालाइज करता हूँ। कई चैनलों पे मैं इसको कई तरीके से इंटरप्रेट कर चुका हूँ। देखिए ये जो 3 कंट्री हैं, ये तीनों अलग अलग चीजों को परस्यू करते हैं। पाकिस्तान को इसमें इसलिए मिलाया गया है क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब एनर्जी रिच, रिसोर्स रिच कंट्री है, पैसे बहुत हैं, और टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, और साथ में नाटो का एक कवर जो है वो उसके पास मौजूद है। पाकिस्तान जब भी किसी भी फोरम में अगर ज्वाइन करता है तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है, एंटी इंडिया के सेंटिमेंट, एंटी इंडिया प्रोपोगंडा करना। और ये प्रोपोगंडा वो तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको वो इंटरनेशनलाइज कराना चाहता है, जिसमें कश्मीर का भी इशू है। और फिर वहां से वो आर्थिक मदद लाता है, तमाम तरीके की मदद लाता है, चाहे लोन लेके आए, और उसका इस्तेमाल अपने सरजमी पे कहता है कि अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल वहां की ISI और फौज करती है, और जिसका अल्टीमेट मकसद होता है टेररिस्ट को ट्रेन करो और हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाए। और हर बार तमाम इंटरनेशनल फोरम पे हिंदुस्तान को वो कॉर्नर करने की कोशिश करता है, उसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। तो इसलिए टू दैट एक्सटेंट हिंदुस्तान को सतर्क रहने की जरूरत है। जहां तक सऊदी अरेबिया का सवाल है, सऊदी अरेबिया आज की डेट में जिस तरीके से ईरान ने उसके पे मिलिट्री बेसिस पे हमले किए हुए, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है। वो एक ऐसा देश है जो अपनी सिक्योरिटी को सबलेट करता है। अभी तक अमेरिका को दिया था, अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब उसने उसका ऑल्टरनेटिव देखना शुरू किया। ऑल्टरनेटिव के तौर पे उसने मैन पावर रिच पाकिस्तान को पकड़ा, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेशन नाटो का एक कंट्री पार्टनर जिसको टर्की है, उससे मदद ली। लेकिन क्या यह फोरम इफेक्टिव होगा? क्या यह सिर्फ पेपर पे रह जाएगा? क्या जब सऊदी अरब पे जब ईरान ने हमला किया तो पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आया? नहीं आया। लिहाजा अगर टर्की जब जिस भी फोरम में जाएगा, विवेक जी, एक वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करता है कि एक तरफ तो वो एंटी इजराइल बात करता है, दूसरी तरफ वो नाटो का मेंबर है, तीसरी तरफ अमेरिका को यह डाइजेस्ट नहीं होगा कि इस इलाके की पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था ऑल्टरनेट हाथ में चली जाए, चाहे वो सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो। और साथ में ईरान जो अमेरिका का बहुत बड़ा और ट्रस्टेड एलाई है, उसको वो कैसे कॉर्नर करेगा। इजराइल ने तमाम स्टेटमेंट दिए कि अगला टारगेट उसका टर्की हो सकता है, अगर उसने इसी तरीके से फलस्तीन के इशू और मुस्लिम इश्यूज को आगे बढ़ाया। और उसी तरफ अगर आप एर्दोगन की पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं तो वो टर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले के इलाके रिजीम में ले जाना चाहते हैं, ऑटोमन एम्पायर में। उनकी मंशा है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करे। तमाम तरीके का रेडिकलिज्म जिस तरीके से टर्की में फैला है, वो दिखाता है उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने यहां भी डर है कुर्द का। ऐसा ना हो कि अमेरिका इन कुर्द को बढ़ावा देके वहां पे अस्थिरता लाए। तो तमाम ऐसे डायनेमिक्स हैं। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाएगा? नहीं। क्या वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाएगा? दोनों उसके एलाइज है? नहीं।
तो ये किस तरीके की व्यवस्था, इसमें शेयर कंफ्यूजन है। इसराइल का डायनेमिक समझिए, अमेरिका का डायनेमिक, टर्की, सऊदी अरेबिया, अगर आप चाइना का भी एंगल इसमें ले आते तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो जाता है। तो लिहाजा एट द स्टार्ट इटसेल्फ इट इज नो गो। आप एक इसको स्ट्रेटेजिक डिफरेंस मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप मिलिट्री एड की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्रेशन, तो ये किस एक्सटेंट तक जाएगा? क्या आप ट्रूप्स का कमिटमेंट करेंगे? क्या आप उसमें अपने बख्तरबंद गाड़ियां भेजेंगे? अगर नहीं भेजते तो क्या उसकी पेनल्टी होगी? ये भी कुछ आपने रूपरेखा बनाई है, इसका कोई आंसर नहीं मिलता। और साथ में जब आप बात करते हैं मिलिट्री ऑब्लिगेशन का, तो ये बड़ा वेग टर्म उन्होंने छोड़ रखा। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का जो वर्चस्व आज की डेट में मिडिल ईस्ट में बना हुआ था, उस पर यह अलायंस बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसलिए अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, अगर आप देख रहे हैं विवेक की, तो एक चीज बोलूंगा, ये ईरान के खिलाफ अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में, अगर आप 5 साल या 10 साल का पर्सपेक्टिव रख के चलते हैं, तो ये फोरम एक्ट करेगा इसराइल के खिलाफ, जो कि अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ईरान देखिए आज की डेट में सऊदी अरेबिया पे अपने से हमले नहीं कर रहा है, वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर रहा है। लिहाजा अगर आप ओवरऑल डायनेमिक समझेंगे, जिसमें पाकिस्तान जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, टर्की इजराइल के खिलाफ है, सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जो इजराइल के समकक्ष आ रहा था, लेकिन उनको इस बातचीत में बरगला के उनको इस फोरम का सदस्य बना लिया गया। तो ओवरऑल डायनेमिक्स ये बोलती कि जो उनके मोहम्मद बिन सलमान है, अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि इजराइल पे हमला ना करिए क्योंकि इजराइल हमको स्ट्राइक कर रहा है। तो ये तो इनका इमीडिएट कंसर्न है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में, अगर आप इसको बोलते हैं मुस्लिम नेटो या सुन्नी नेटो, ये सारी की सारी चीजें धरी रह जाती। सिर्फ एक कंट्री अपना वेस्टेड इंटरेस्ट साध रहा है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत एक्टिवली आज की डेट में सोमालिया से भी डिफेंस पैक्ट किया है, कुवैत से भी डिफेंस पैक्ट किया, और साथ में कतर की भी एंट्री के लिए वो लगातार प्रयासरत है। जैसे कि फाइनेंस जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पूरी तरीके से ये जो ग्रुप है वो सस्टेन कर सके। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए क्या ही बोलूं सर, मैं ब्रिगेडियर शारदिंदु सर क्या बोलूं, भिखारी को भीख जितनी मिली ठीक, क्या ही कहा जा सकता है। उसकी झोली में आप कुछ भी डाल दीजिए, उसकी झोली में आप पूरे यूएस इकोनॉमी को डाल दीजिएगा, वो 5 साल में डकार लेके खत्म कर देगा। $30 ट्रिलियन की बात करूं, 5 साल के लिए वो बजा देगा बैंड 5 साल में, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यहां पर टेंशन है ये कि मिडिल ईस्ट के देशों का क्या होगा। भाई आप चलिए, आप पैक्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। फिरोज मीठी बोरवाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा जी भी, आप दोनों बहुत सीनियर हैं और बहुत वॉर स्ट्रैटेजी में बहुत महारत रखते हैं आप लोग। भाई अगर मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में इतनी ताकत होती, चलिए पाकिस्तान, टर्की और आपका सऊदी मिलके होर्मुज खुलवा लेना, अगर डिफेंस पैक्ट किया है। होर्मुज में तो सबका तेल फंसा हुआ है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट फंसा हुआ है, पाकिस्तान का तेल ही नहीं निकल पा रहा। मैं कहता हूं आप तीनों मिलकर होर्मुज खुलवा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि भाई आपका डिफेंस पैक्ट बहुत स्ट्रांग है और आप ईरान के खिलाफ आपने बहुत बड़ा खलीफा खड़ा कर लिया। ये चुन्नू मुन्नू अग्रीमेंट तो कोई भी करता रहता है, यहाँ पर रोज भारत में 100 रेंट अग्रीमेंट हो जाते हैं एक एक छोटे छोटे शहर में। तो ये इस तरह के अग्रीमेंट का मतलब क्या है? फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या बड़ा इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट का, या फिर ये सब ईरान के खिलाफ माइंड टैक्टिक्स है अमेरिका का और ग्राउंड पे कुछ नहीं है? देखिए, यहाँ 2 बड़े फैक्टर उभर कर आते हैं। एक तो अभी सऊदी का सर्वाइवल का सवाल आ चुका है। हाँ। कि अगर अमेरिका गारंटर नहीं है तो मेरा गारंटर कौन? अभी अमेरिका तो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दे नहीं पा रहा है। हाँ जी, ओके, तो वो नहीं दे पा रहा है, उसके सब बेसिस साफ हो चुके हैं, वो बेसिस को हटा रहा है, इजराइल लेके जा रहा है, यूरोप लेके जा रहा है। तो अमेरिका एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर खत्म हो चुका है। उसका असर आसियान कंट्रीज, जापान, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, सब जगह होने वाला है। यूक्रेन और रशिया के वॉर पे भी होगा, ओके, क्योंकि अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइल भी खत्म हो चुके हैं और अभी ट्रंप लड़ ही नहीं पा रहा है। एग्जिट के साथ बड़ा झगड़ा हो गया उसको लेकर, और अमेरिका के सीनियर मिलिट्री जनरल बोल रहे कि वॉर को खत्म करो, एग्जिट कर लो। तो एक तो सऊदी वो देख रहा है, कोई भी गल्फ कंट्रीज, यमन को छोड़ दो, यमन का अंसार लगा छोड़ दो, बाकी के सब कंट्रीज डिक्टेटरशिप्स है, मोनार्कीज है। उन्होंने आइसिस, अलकायदा, जबत अल नुसरत सबको सपोर्ट किया है। जोलानी को बिठाया सीरिया में, जिसमें इजराइल भी शरीक है, जिसमें तुर्की भी शरीक है, जिसमें सीआई, मोसैड सब लगे हैं, ठीक है ना। तो इस्लामिक आतंकवाद को फैलाने में मोसैड और सीआई और सऊदी वहाबी का बहुत बड़ा रोल है। इसमें ज़्यादा बातचीत होती नहीं, मगर ये रियलिटी है। तो एक तो सऊदी का वो इंटरेस्ट है, इसलिए बोलते हैं कि ये डिटरेंस है। बेसिकली
इट इज अबाउट आर्टिकल 5 नेटो का जो आर्टिकल है, और जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है आर्टिकल 51, वो हिसाब से है। दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें तुर्की क्या कर रहा है। तुर्की या हमारे प्रवक्ता ने सही बात बोली कि वो अपने ऑटोमान एम्पायर को वापस देख रहा है। ग्रेटर तुर्की का भी एक एजेंडा चल रहा है। तो वो कतर में पहले बेस थे, वो सोमालिया में भी है, अभी वो सऊदी के साथ भी उसका अग्रीमेंट हुआ है। मगर अब समझ लीजिए कि तुर्की और ईरान दोनों के एक दूसरे की जरूरत है जहां तक कुर्दों की बात आती है। तो इसलिए बहुत सारा खींचतान चलेगा, मगर तुर्की भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा और ईरान के खिलाफ जाएगा नहीं। नाउ व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग हियर? पाकिस्तान इज बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। एक्चुअली जो प्रवीण सोनी, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, सुनता हूँ, वो आई थिंक दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स में से है। उनका बोलना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बहुत फायदा हो गया, और उनका जो रीडिंग है, मेरा भी वही रीडिंग है। तो डिप्लोमेसी में और जो एरियल उसकी जो ताकत निकली, उससे अमेरिका को इसलिए तुरंत ट्रंप ने वो जनरल जो भी उसका नाम है, अजीज वजीज अशरफ मुनीर, क्या उसका नाम है, उसको बुला लिया था। तो पाकिस्तान अभी कतर, कुवैत, सऊदी, ये वो सब जगह वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। वो अपना ऑयल और अपना डॉलर्स देख रहा है। मगर पाकिस्तान का भी ये प्रॉब्लम समझ लीजिए कि वहाँ शियाबादी 20% है। वो जब पहली बार जब यमन के खिलाफ सऊदी ने एक इस्लामिक नेटो बनाया था 34 कंट्रीज का, तब वो 2015 से 22 तक की जंग चली और वो कुछ उखाड़ नहीं पाई। पाकिस्तान नहीं आया था वो टाइम पे। पाकिस्तान अगर यमन के खिलाफ जाता है तो पाकिस्तान के लिए इंटरनल प्रॉब्लम होने वाला है। तहरीक तालिबान को लेकर ऑलरेडी तालिबान के साथ उसके प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है, अभी आजाद कश्मीर में प्रॉब्लम चालू हो चुके हैं। तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू गो अगेंस्ट अंसारुल्लाह। ईरान की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। जो देश अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को क्या गारंटी देगा? एक वैलिड पॉइंट है। हाँ, तो उसके साथ शारदेंदु जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय साहनी की रिपोर्टिंग से मैं नहीं एग्री करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को पावर प्रोजेक्शन के रोल में डाला है, मैं उससे पूरी तरीके से डिफर करता हूं। ऑफ सिंदूर को जिस तरह से उन्होंने कवर अप किया है, वो उससे अग्री नहीं करते। जी फिरोज साहब, मैं खाली मेरी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, मेरी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, एब्राहिम अकॉर्ड खत्म हो चुका है, क्योंकि एब्राहिम अकॉर्ड का मतलब है कि अरब देशों के साथ अग्रीमेंट करो, पैलेस्टाइन का चैप्टर खत्म करो। तो एब्राहिम अकॉर्ड बेबुनियाद था, वो एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन की एक आगे की कड़ी थी। और जहां तक ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है, तो सऊदी और इराक और सीरिया और सब लेबनान और सब कुछ लेना चाहता है। अभी नेतन्याहू ने ढकेल दिया था ट्रंप को ये वॉर में, और ट्रंप जाके फंस चुका है। अभी नेतन्याहू कुछ कर नहीं पा रहा है ईरान के खिलाफ, तो वो अभी गाजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, सीरिया में ये आक्रमण करते जा रहा है। मगर अगर इसी प्रकार से इजराइल अपने एक्सपेंशनिस्ट हेजेमोनिक एजेंडा पे आगे चला, तो इजराइल के भी दिन दूर नहीं है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा रीजन बदल रहा है। और ये जो आगे जाके जो एक वेस्ट एशिया का एक डिफेंस एग्रीमेंट बनेगा, जैसे कहीं सर ने कई सही कहा कि वो विदाउट ईरान ये इलाके का कोई डिफेंस एग्रीमेंट हो नहीं सकता। ये सुन्नी शिया से आगे बढ़ो, यहाँ के प्रदेश माइनस अमेरिका, यहाँ के साथ एक समझौता करो। भारत का एक रोल यहाँ बनना चाहिए, साउथ एशिया का रोल एक बनना चाहिए। नहीं सर, लेकिन फिरोज भाई दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि ये विद इन द डीएनए, वो मुसलमानों के डीएनए में, आप उसको उनसे अलग कर ही नहीं सकते। वो उसी हिसाब से सोचते हैं। वो जो उनकी फैमिली ट्री है, वो मानते हैं कि वो उसी फैमिली ट्री के थ्रू होती हुई आ रही है। तो आप किसी के पास्ट को इरेज नहीं कर सकते। वो आप कह सकते हो कि भाई एज अ प्रोग्रेसिव सोच आप आगे बढ़ जाओ और उन सब चीजों को छोड़ दो, वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है। लेकिन वो हिस्ट्री जिस पर वो बिलीव करते हैं, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहां पर ये है। नहीं, वो बिलीव्स भी बदलेंगे। मैं तो रिफॉर्मिस्ट हूँ। मैंने तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का भी सपोर्ट किया था। मैंने पॉलीगामी के लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक बात है, आप प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, लेकिन आपकी तरह हर कोई नहीं सोचता। प्रॉब्लम ये भी है। पूर्णिमा नाथ कैसे देख रही हैं? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सूर्यास्त के तौर पर देख रही हैं? आखिर इस पैक्ट का, मक्का डिफेंस ट्रीटी का मतलब क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। विवेक जी, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट क्या है वहां पे मिडिल ईस्ट में? ऑब्वियसली यूएस डॉलर, पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगी वहां से निकल जाएंगे।
तो उन्होंने टूथ एंड नेल फाइट करेंगे वहां पे रहने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, अभी जो सिचुएशन चल रहा है मुझे बहुत सिमिलरिटीज लग रहा है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है, बेसिकली ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है। ये कन्वीनियंस, एक स्ट्रेटेजिक कन्वीनियंस मान लीजिए। जैसे सद्दाम को सपोर्ट किया था, बाद में उसको खत्म किया था। बिन लादेन के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, उसके बाद उनको जब थ्रेट बन गए थे उनको हटाया था। जब अब हमास को देख लीजिए, हमास आज यहाँ पे है बिकॉज इनिशियली इट वाज सपोर्टेड, इसके बाद इलेक्शन हुआ, पावरफुल बने, थ्रेट बने, फिर उसके ऊपर हमला शुरू हुआ। सो ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड। अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, ये दे आर ऑब्जर्विंग, इट्स नॉट कंफर्टेबल मेरे हिसाब से। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स को थोड़ा सा भी पहचानती हूँ, इट्स डेफिनेटली नॉट कंफर्टेबल सिचुएशन। अभी यूएस लेड नेटो जो है, उसमें सिर्फ एक ही तो सीन है जो टर्की का सीन है। टर्की अभी मुस्लिम इस्लामिक नेटो बना रहा है। चलो, अभी जो सिचुएशन है, इसमें मुझे इंडिया का ही नहीं दिख रहा है, बट पाकिस्तान का सिचुएशन देख लीजिए। ईरान का एंट्री चैनल वही है, न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। सऊदी का सिक्योरिटी पार्टनर बन चुका है। टर्की की वो लिटरली स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, और मिडिल ईस्ट की और गल्फ की तो है ही इंटरमीडिएटरी। यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है, एट द एंड ऑफ द डे, अगर यूनाइटेड स्टेट्स कभी नहीं निकलना चाहेंगे, ऑल्दो ईरान वांट्स इट, ऑल्दो एट द एंड ऑफ द डे शायद सऊदी ऑल्सो वांट्स इट, बिकॉज वहाँ पे मिडिल ईस्ट में दो मेजर लड़ाई ये है कि सऊदी बनना चाहते हैं, मेजर रीजनल दादा बोल दीजिए, ईरान भी वो चाहता है और इजराइल भी वो चाहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो सिचुएशन है इंटरनली यूनाइटेड स्टेट्स में, इजराइल के खिलाफ लोग ज़्यादा की ज़्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज वहाँ लोग नॉट एट द एंड ऑफ द डे इजराइल के खिलाफ नहीं कि ज्यूइश स्टेट नहीं बननी है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। आप एक मुंह से बोल रहे हो विक्टिम हो, लेकिन दूसरे मुंह से आप जाके मार के लोग मारना शुरू कर दिए, और उसमें आप टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट को भी मार रहे हो। अब ये बंद नहीं होगा, ये बंद कोई भी नहीं कर पा रहे उनको। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है लोगों को सामने आने लग गया है, इसीलिए आपको सडन आपको दिख रहा है कि जो 3 साल पहले लोग लिटरली इजराइल के साथ खड़े होते। मेरा वीडियो एक पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए यूट्यूब में। आज मैं भी बोल रही हूँ जो कर रहे गलत कर रहे, लेकिन अब मेरे बोलने से मुझे खतरा है, बिकॉज मैं जानती हूँ मैं कितना बड़ा खतरा मेरे पॉलिटिकल लाइफ में मैंने ले लिया। एक तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी के अगेंस्ट बोलती हूँ, दूसरा मैं ये इजराइल के ये जो सिचुएशन के बारे में बोलती हूँ। तो मेरा क्या पॉलिटिकल सीन है, आप मुझे बताइए। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो सिचुएशन है, यूनाइटेड स्टेट्स पेट्रो डॉलर को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, और सऊदी इज अ बिग फैक्टर ऑफ इट। सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर सुन्नी या इस्लामिक नेटो बन भी गया मान ले, तो फिर आपको लगता है क्रिश्चियन नेटो चुप रहेंगे? तो ये तो मुझे तो सिर्फ ये दो युद्ध दिख रहा है। और मुझे आप बताइए, इंडिया कहाँ पे है? पाकिस्तान तो अपने आप को ये चक्रव्यूह में फंसा लिए। इंडिया कहाँ पे? इंडिया का पोजीशन क्या है? वो क्या करने वाले हैं? आपका डिफेंस का क्या गोल्स है? कहाँ पे आप अपने आप को लगाने वाले? आप तो स्टेटमेंट भी देना नहीं चाहते हो, सच के साथ भी नहीं रहना चाहते हो। आप नॉन अलायंस का एक बहाना लेके बोलते हो मैं यहाँ पे भी नहीं हूँ, वहाँ पे भी नहीं हूँ, लेकिन सच के साथ रहने के लिए मुझे लगता है इस पर जी इंडिया वाले स्टैंड पर मुझे लगता है कि माथुर सर इसको बेटर आंसर करेंगे। माथुर सर। हाँ विवेक, देखिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, मैं पूर्णिमा जी की बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत की जो नीति है वो बिल्कुल साफ है, और ऐसा नहीं है कि भारत कहीं भी नहीं है। मेरा ये मानना है, पर आप देखिए भारत सबके साथ है इस पूरे संघर्ष के दौरान। आप देख लीजिए, अगर कोई एक ऐसा राष्ट्र है जिसका संवाद के चैनल्स हर एक देश के साथ खुले हुए थे, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो, मलेशिया हो, या पश्चिम एशियाई और देश हो, सिवाय पाकिस्तान के, भारत हर एक के साथ वार्तालाप कर रहा है, संवाद में है।
तो आप इस बात को इतना ज्यादा कम मत आंकिए कि भारत का बिल्कुल ही सफाया हो गया है दुनिया से। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत आज भी बहुत रेलेवेंट है, और इस बात का इससे प्रमाण मिलता है कि भारत के जो अलायंसेज हैं, चाहे वो यूएई के साथ हो रही हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ हो रहे हैं, या नेदरलैंड्स के साथ, या नॉर्डिक देशों के साथ, या अमेरिका के साथ, या यूरोपियन कंट्रीज के साथ, या ब्रिटेन के साथ, यही मेरा वजह ये मानना है इसी कि वजह भारत से के इसी वजह से एक माथुर सर, अमेरिका ने बिल पास कर दिया सीनेट में, 100% टैरिफ इंपोज किया जाएगा बिकॉज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल और इन्हीं सपोर्ट की वजह से। देखो विवेक, ये चीजें हैं, ये अमेरिका का डेस्परेशन दिखा रही है। ये अमेरिकन अमेरिका को जब हेजेमनी कुछ से बाहर नहीं आने की हासिल- जरूरत है। हासिल- यही बात उठ रही है ना बार बार कि अमेरिकन हेजेमनी को खत्म करने का वक्त आ गया ना। जब ईरान आके दिखा सकता है तो बाकी दुनिया के देश भी आए ना आगे। चाइना तो नहीं आएगा कभी भी, हमें पता है, लेकिन बाकी के देश तो आ सकते हैं। फिरोज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से फिरोज जी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पूर्णिमा जी बोल रही है। हमको ये समझ लेना चाहिए कि इजराइल का वक्त तो अमेरिका में खत्म हो रहा है। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है इजराइल के लिए पिछले 3 सालों में, गाजा के नरसंहार के लिए और ईरान जंग के लिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि और एक जंग इजराइल के कारण ये जंग हुई है। 2 इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जर्मनी के कोर्ट ने बोला है कि टू कंपेयर इजराइल विद नाजी जर्मनी इज नॉट अ क्राइम एनी मोर। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी जनता से स्पष्ट वादा किया था कि वो अमेरिकी सैनिकों को विदेशी धरती पर चलने वाले लंबे युद्धों में नहीं झोंकेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्हें ईरान पर दबाव भी बनाए रखना है ताकि वो परमाणु हथियार ना बनाए। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही खोलनी भी है, लेकिन साथ ही किसी बड़े जमीनी युद्ध में फंसना भी नहीं है। तो करे क्या? बहुत सीमित विकल्प इसके बाद आपके पास रह जाते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे उनके पास चलते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजताब सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, ईरान मामलों के जानकार, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहला सवाल मैं विनोद दत्ता जी से पूछना चाहूंगा। विनोद दत्ता जी, अमेरिका और वहां की जो सैन्य यूनिट सेंटकॉम है, जो हेड ऑफिस है सेंट्रल कमांड का, वो दुनिया के रक्षा जानकारों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकल्प क्या है अब इस जंग से निकलने का। मतलब अमेरिका के पास सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। कुछ मेहमान कल भी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, कह रहे थे नहीं ये स्ट्रैटेजी है सर, ये अभी बहुत चीज़ें इसमें बदलेंगी, अमेरिका जानबूझ के सब कर रहा है, अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अमेरिका कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, उसको हल्के में लेना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब जब CNN की रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका दुनिया भर के रक्षा जानकारों से ये पूछ रहा है कि हम इस लड़ाई से निकले कैसे, इससे बड़ी क्राइसिस कुछ और नहीं हो सकती किसी भी सेना के लिए, किसी भी आर्मी के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका न तो अब इस सिचुएशन को निगल सकता है ना उगल सकता है, और वो ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि आप ये देखें, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अगर आप देखें वियतनाम में यही किया गया, अफगानिस्तान में जब वो 2 जुलाई को सडनली अपना जो वहां से सब अपना असला छोड़ के जब चला गया, तब भी लोगों ने उसकी काफी मजम्मत की। तो यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके अगर जो उसकी आर्सेनल है या जो उसके लॉजिस्टिक्स के जो भंडार हैं वो यकीनन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम केवल अमेरिका और ईरान वार को मतलब आइसोलेशन में नहीं देखना है। अमेरिका इन्वॉल्व है यूक्रेन में, अमेरिका इन्वॉल्व है इसराइल के साथ, मतलब उसको सामरिक तौर पे सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका इन्वॉल्व है और भी कई देशों में कई एक्टिविटीज चल रही हैं जो सबको पता है कि वही किस तरह से, और बिना पैसे दिए, बिना सामरिक संसाधन दिए अमेरिका कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। तो ये अमेरिका के लिए एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो न तो वो निगल पा रहा है। दूसरी चीज ये है कि यस, यकीनन वो अगर दूसरे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनसे अगर ये पूछ रहा है कि साहब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये अमेरिका की जो लीडरशिप है या जो उसके एडवाइजर्स हैं वो ये बता रहे हैं। पहली बात, न तो वो उनके पास इतना एक्सपोजर है। अब हेक्सेथ साहब को भी आप देख लीजिए, जिस तरह से वो एडवाइस करते हैं ट्रम्प साहब को,
ये तो वैसे ही है जैसे यहाँ मतलब वो कहते हैं ना तुगलकी फरमान वो इशू कर देते हैं। क्योंकि ईरान ने बड़ी सोची रणनीति के हिसाब से इस युद्ध को लड़ा है, क्योंकि उसने एट्रिशन वॉरफेयर को अपनाया है। उसने अपने संसाधनों का जुडिशियस यूज किया है। उसके पास सपोर्ट है रशिया का, चाइना का और भी कई देशों का। क्योंकि आजकल देखिए युद्ध की जो रण कौशल की परिभाषा है या जो रण क्षेत्र की परिभाषा है, उसमें काफी चेंजेस आए हैं। आजकल जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन्स हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देश, क्योंकि आजकल कोई भी दो देश अकेले युद्ध नहीं लड़ते, उसके साथ उसके जितने भी अलाइज होते हैं वो सब जुड़ जाते हैं। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से ईरान अब भी मतलब अमेरिका के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है कि अमेरिका उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स हैं, वो इतने स्ट्रेच हो चुके हैं कि वो उसके लिए मेंटेन करना अपने ट्रुप्स के लिए बहुत मुश्किल है। और आप ये देखिए ईरान जो है वो लो टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जहां अमेरिका उसकी जो मिसाइल्स है दे आर एक्सट्रीमली कॉस्टली मिसाइल्स ही इज फायरिंग। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये ईरान की जो स्ट्रेटजी है उसने अमेरिका को विवश कर दिया है कि वो अब एक कोई ऐसा हल निकाले। लेकिन ट्रम्प साहब के जो मतलब वो जो उनके तुगलकी फरमान है या उनके स्टेटमेंट हैं, वो सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देते हैं। क्योंकि वो एक्सपार्ट डिसीजन ले लेते हैं कि साहब हमारी वार्ताएं हो नहीं, चुकी मुझे है। मुझे और वो ब्रिगेडियर साहब, मुझे हैरत इस बात की होती है, कुछ लोग अभी भी इसे अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मूव कह रहे हैं। अब बात आगे बन जाए, डिप्लोमेटिक चैनल खुले और युद्ध पे का ये जो सीज फायर है वो आगे तक कंटिन्यू करे, लेकिन फिर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप को किक लगता है और फिर वो स्ट्राइक करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सारे ब्रिजेस उड़ा देंगे, रेलवे लाइन उड़ा देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे, इंडिपेंडेंट नेविगेशन होगा, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और ग्राउंड पे एक्शन सिफर हो जाता है। तो पूरी तरीके से अमेरिका इस स्टेट में फंस चुका है कि वो कहां से निकले। लेकिन मेरा मानना है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 28 फरवरी के स्टेट में जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये आईआरजीसी का जो कंट्रोल है वो एक डेजिग्नेटेड रूट पे कॉमर्शियल वेसल जाएं, इसके लिए वो बार बार इंफेसिस करता है। वजह उसकी एक है कि आईआरजीसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना सर्विलेंस, इंटेलिजेंस और कंट्रोल बना के रखना चाहता है। टोल कलेक्ट होता नहीं होता वो बात की चीज है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा उसको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। और जो जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात है, यूरेनियम एनरिचमेंट करने की बात है, वो आप टॉक टेबल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका देखिए आज की डेट पे अपने नागरिकों की सुनता है, ये मानना पड़ेगा। वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। उन ऐसा कहा जाता है जैसा प्रेसिडेंट होंगे वैसे उनके एडवाइजर होंगे। अगर एडवाइजर की आप बात नहीं मानते तो आप अपने जनरल को सैक कर देते हैं। तो इसी वजह से आज की डेट में हेडसेट हो चाहे वो मार्को रूबियो हो, वो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलते हैं, उनको सैक नहीं होना है। वो वही बात बोलते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी लगे या उनके फायदे की। आज की डेट में वो प्रोफेशनलिज्म जो सेंटकॉम का होना चाहिए वो पेपर पे सीमित रह गया है। और कोई भी आर्मी इस डिस्टेंस बैटल से ईरान को घुटने पे नहीं ला सकती है। उसके लिए आपको ग्राउंड ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा और ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत सारी कैजुअलिटी होगी। इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है और उन्होंने कमिटमेंट भी दिया कि हम अपने ग्राउंड ट्रूथ को कहीं दूसरे देश की धरती पे लंबे समय तक नहीं कमिट करेंगे। और साथ में इकोनॉमिक ड्रेन है। तो आप पूरी तरीके से इस कॉबवेब में फंस गए हैं। इसराइल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इसराइल अपने सिक्योरिटी का इशू देके आपको इस युद्ध में उलझाए रखा हुआ है और बार बार फोर्स कर रहा है कि आप ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर स्ट्राइक करिए। लेकिन आपने GBU-57 का भी इस्तेमाल करके देख लिया, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी देख लिया, MQ-9 का भी आपने इस्तेमाल कर लिया, कुछ नहीं रिजल्ट निकला। वजह उसकी है कि आईआरजीसी ने कमांड को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। जब छोटे तबकों पे लड़ाई लड़ती है, सेक्शन, प्लाटून और कंपनी के लोग मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन लॉन्च करते हैं, तो आपकी बड़ी की बड़ी आर्मी धरी रह जाती है। वो हमला करेंगे, भागेंगे, हमला करेंगे, हटेंगे, आपका नुकसान होगा। और आपका सप्लाई चेन, आपका जो कमिटमेंट है, देखिए आपकी एयरफोर्स कमिटेड है, आपकी नेवी कमिटेड है, आपके स्पेशल फोर्सेस कमिटेड है, आपकी मिसाइल रॉकेट ब्रिगेड कमिटेड है। सिर्फ आपके बख्तरबंद गाड़ियां और इन्फेंट्री का कमिटमेंट नहीं है। रेस्ट पाकिस्तान, अमेरिका की पूरी आर्मी ग्राउंड पे कमिटेड दिख रही है और रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी वजह से पूरा देखिए ऐसा कंफ्यूजन बना हुआ है।
मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज उनके जो सेक्रेटरी ट्रेजरी है उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, हम बात के लिए आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और कतर के भी फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बोला है कि हमारे बहुत एडवांस लेवल की बातचीत हो रखी है। लेकिन ईरान का देखिए कमिटमेंट, वो वंस फॉर ऑल युद्ध को खत्म करना चाहता है। वो छोटे छोटे पेनी पॉकेट में 10 दिन की लड़ाई खत्म, 15 दिन की लड़ाई खत्म में उसका कोई विश्वास नहीं है, और इस पे पूरा नेशन एक है। वहीं अमेरिका में कंफ्यूजन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बातें, डिफरेंट तरीके के फोरम के लोग बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से दोनों देश में ये दूरियां बनी हुई है, और जितने एलाइज थे अमेरिका के वो सारे के सारे अलग हुए। नेटो कंट्री आपके साथ इस युद्ध में खड़ा होना नहीं चाहता है। आपने साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तमाम आपको इस मुद्दे पे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा अमेरिका और इजराइल, यही दो एक कंट्री जो इस युद्ध को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये मेरा मानना है कि ये खत्म होने की कगार पे आएगा, क्योंकि रिजल्ट निकलता नहीं दिख रहा है विवेक जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां से आप करेंगे क्या? आपके पास अब तो एक जो फेस सेविंग वाला ऑप्शन था वो भी खत्म हो गया। अजदाब जी, क्यों अमेरिका इस सिचुएशन में फंसा? क्या इसके पहले वो एग्जिट था, उसके लिए पॉसिबिलिटी थी? देखिए विवेक जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। सबसे पहले तो ये हम एक आम कहावत है कि जितना पचे उतना ही खाना चाहिए। अमेरिका ने कुछ ज्यादा खा लिया और अब उसको अपच तो हो ही गया है, वो उसकी बोझ तले दबा ही नहीं है, कुचला जा रहा है। कैसे मैं बताऊं? ये अब वही अमेरिका है जो आया था मिडिल ईस्ट में 1930 के दरमियान ऊर्जा के खोज में, उसको तेल गैस चाहिए था, मिल गया। उसके बाद उसने व्यापार बढ़ाया, उसके बाद उसने और उसकी बढ़ती गई प्रभुत्व बनाने के लिए, उसने दबदबा बनाने के लिए, फिर इजराइल को बिठाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए। तो उसका जो है ना भूख उसकी बढ़ती गई। और ये वही अमेरिका है जो ईरान को 1953 में चुनी हुई वहां सरकार थी उसको गिराने में मदद किया था। ये वही अमेरिका है जो ईरान में परमाणु रिएक्टर दिया था 1967 में, और आज वो लॉलीपॉप सऊदी अरब को दे रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर हथियार है और अब वो सऊदी को देने की बात कर रहा है। भले ही अभी टू बिगिन विद पीसफुल पर्पस के लिए, कल को यूएई मांगेगा, कतर मांगेगा, इजिप्ट मांगेगा, किस किस को आप रोकेंगे? तो हर जगह अमेरिका पहले लॉलीपॉप बढ़ाता है, अपनी साख वहां पे पहले बनाता है, और उसके बाद वहां जब उसको लगता है कि अब ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो वहां वो घुटने की कोशिश करता है, और नहीं तो फिर वो अपने घुटने लगता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आप देख लीजिए अमेरिका की नीतियां कितनी गलत रही हैं। आज उसने सऊदी अरब को आप परमाणु हथियार दे रहे हो, आप परमाणु अभी पीसफुल के लिए दे रहे हो, कल को मांगेगा। तो इस तरह से जो नीति रही है उसमें इतनी खामियां हैं कि अमेरिका वो भोग रहा है। कहते हैं कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। आपकी जितनी पैठ है उतना ही तो कीजिए ना। 750 सैनिक ठिकाने आपने दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में खोल लिया है। अब उसको आपको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हथियार चाहिए। अब आपके पास नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, युद्ध में हार की नौबत आ पड़ी है। तो इस तरह से कैसे चलेगा? आप बढ़ते जा रहे हैं। न्यू इंपेरियलिज्म का जो नई विस्तारवादी नीति इनकी अमेरिका की है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन था 19वीं-20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में इन्होंने अपना स्थान ले लिया और उस एक्सपेंशन मोड में है। अब तो और देख लीजिए, अभी तक तो पहले भी इन्होंने जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएसएसआर की स्थिति बनी थी, ओवर स्ट्रेच वाली उस स्थिति में फंसते नजर आ रहे हैं। इन्होंने ओवर स्ट्रेच कर लिया। जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई आप उतना ही पांव पसारिए जितनी बड़ी चादर हो, चादर के बाहर पांव जाएगी तो औकात के बाहर चली जाएगी। तो क्या ये यूएसएसआर भी वाली स्थिति में? देखिए यूएसएसआर वाली स्थिति में है तो यूएसएसआर का विघटन हो गया था उसके बाद, क्योंकि वो ओवर स्ट्रेच में चले गए थे, अपनी सेना को संभाल नहीं पाए। प्रेशर था ब्रिटेन का, अमेरिका का, यूरोप का, नेटो का, उन्होंने मिलकर यूएसएसआर को तोड़ दिया। आज की तारीख में क्या उसी सिचुएशन में अमेरिका, फिरोज मीठी बोरवाला जी? नो, आई थिंक थोड़ा अलग मुद्दा है। बेसिकली बात तो सही है, मगर ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड वाली जो कहानी थी कि 21वीं सदी अमेरिका की होगी, वो कहानी तो 2013 में ही खत्म हो गई थी। तो आज है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड वर्सेस मल्टीपोलर वर्ल्ड की बड़ी लड़ाई चल रही है, और अमेरिका समझ चुका है कि जो ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस है वो उसके लिए चुनौती है। पेट्रो डॉलर का खात्मा अमेरिका के लिए सुसाइड वाली बात है, इसलिए वो
वेस्ट एशिया का तेल, वेनेजुएला का तेल सब लूटने में लगा है। ये वाली परिस्थिति आई है। मगर आज अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर रहा नहीं, वो चीन बहुत आगे निकल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, चाइना बहुत आगे निकल चुका है। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो असली वो पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली जोड़ने का काम कर रहा है। वो स्लो एंड स्टडी आर्थिक रूप से चल रहा है। पोस्ट 9/11 जो वॉर्स अमेरिका ने की उसमें $8 ट्रिलियन मिनिमम, ब्राउन यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, $8 ट्रिलियन का उसने पूरा खर्चा किया है। वही $8 ट्रिलियन चीन ने कहाँ लगाया है वो पूरी दुनिया में दिख रहा है। और मिलिट्री रूप से भी वियतनाम की जो लड़ाई थी वो 16 साल चली, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, मगर उसका एक रीजनल इम्पैक्ट था। और ईरान वॉर का जो इम्पैक्ट है वो है 1956 में जो सुएज कनाल में ब्रिटिश जो हारे इजिप्ट के सामने, और उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा हुआ, वही आज 2026 में हॉर्मुज में अमेरिका का हाल हो रहा है कि यहीं से अमेरिका का एक जो विस्तारवादी एम्पायर वाली जो एजेंडा था वो और भी मतलब यहाँ खत्म, वो हॉर्मुज में वो के पानियों में वो दरिया में दफन हो जाएगा। ये है ईरान और यहाँ की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है वेस्ट एशिया की लिबरेशन की लड़ाई चल रही है। और एक बात बोल दूं, अटलांटिक में बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया है, हाउ नेतन्याहू हैज लॉस्ट अमेरिका। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज इजराइल इतना वीक होते जा रहा है अमेरिका में, जहाँ मिनिमम 7% पूरे अमेरिका में लोग आज इनके खिलाफ है, 80% डेमोक्रेटिक पार्टी में अलग है। और पिछले 20 सालों से जो नेतन्याहू की रणनीति रही अमेरिका में वो इतना खतरनाक था कि वो बेसिकली अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा था। ओबामा को उसने पछाड़ करने की बात की थी। JCPOA जो ओबामा ने बनाया था वो पार्लियामेंट में जाता है, सेनेट में जाता है और ओबामा के खिलाफ भाषण देता है। तो डेमोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा तबका अभी इनके खिलाफ हो चुका है। नेतन्याहू इज बिकम अ प्रॉब्लम एलिमेंट विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी इन अमेरिका एज वेल। और अभी जो और ईरान ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट से सबने सही कहा, ये इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ी। तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ काम के नहीं, तुम्हारे जो बड़े बॉम्बर्स है तुमने वो डाल दिया, मगर पहाड़ों के, क्योंकि इनका जो ज्योग्राफी है वो इतना इंटरेस्टिंग है, पहाड़ के पहाड़ है, डेजर्ट के डेजर्ट है, और पहाड़ों के नीचे उन्होंने मिसाइल की फैक्ट्रीज बना दी है, और उनका फोर्डो नाटांस भी पहाड़ों के नीचे। इसलिए बार बार ट्रंप ने बोला कि मैंने इनको न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया, जो 12 दिन की जंग थी, और वापस बोल रहा कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुझे कोई हल चाहिए। आज मार्को रूबियो का बयान है कि आवर एजेंडा इज टू डी न्यूक्लियराइज ईरान। वो एजेंडा नहीं है। JCPOA जो ओबामा का अग्रीमेंट था उस दिशा में आप जाओगे। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहता, उसने बार बार बोला है, उसको बनाना होता तब तक बना लेता। और वैसे नॉर्थ कोरिया ने आज बना के रखा, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया सेफ है, क्योंकि नहीं तो अमेरिका के सामने बहुत सारे छोटे देश तो पिट गए, जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया आज भी सेफ है। तो और ईरान का जो अपना अधिकार है 3.67 का बेसिक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, वो अपना, क्योंकि उसके इट इज एन एडवांस कंट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन सब में इतना न्यूक्लियर एनरिचमेंट लगता है। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रम्प का जो एग्जिट स्ट्रैटेजी वो ढूंढ रहा है, और वो एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर हॉर्मुज को लेकर एक कुछ अग्रीमेंट बनती है और JCPOA पे बात होती है तो बन सकता है। ईरान इज रेडी फॉर अ वॉर, ईरान इज रेडी फॉर डिप्लोमेसी। पेजिश की अन्य बात बोलिए। धन्यवाद। आप कह रहे ईरान वॉर के लिए भी रेडी है, लेकिन ईरान डिप्लोमेसी के लिए भी रेडी है। मुझे लग रहा है डिप्लोमेसी वाला प्रेशर है, चूंकि कंट्री का प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।